Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome to Narwal Study Point. तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की क्वेश्चन डिस्कस। बेसिकली जो हमारे सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की वो वैसे तो 4 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने 3 सेक्टर ही डिस्कस किए हैं क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। आप अगर फर्दर स्टडीज़ करोगे लाइक 12th क्लास में जब आप लोग पढ़ोगे या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, उस टाइम पे आप लोग क्वार्टनरी सेक्टर के बारे में भी पढ़ोगे। तो हम लोग इन्हीं 3 सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं? ठीक है, हमारी सबसे पहली टर्म जो हमने करी थी इस चैप्टर में, वही आपका क्वेश्चन बन रहा है कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। आर्थिक गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ होती हैं जो एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में योगदान देती हैं। उन गतिविधियों को क्या बोला जाता है? आर्थिक गतिविधियाँ बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियाँ हैं। इन्हें कौन सी गतिविधियाँ कहा जाता है? यानी ऐसी गतिविधियाँ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड हैं, वो कौन से सेक्टर के अंतर्गत आती हैं? तो वो जो गतिविधियाँ हैं हमारी, वो आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, और उन गतिविधियों को क्या बोला जाता है? प्राथमिक गतिविधियाँ बोला जाता है। ठीक है जी। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक गतिविधियों के कोई 2 उदाहरण लिखें। तो पशुपालन, वनों से प्राप्त इमारती लकड़ियाँ, और कुछ भी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। इसमें बहुत इजी है। जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग प्राप्त करते हैं, वो वाला जो सेक्टर्स होता है हमारा, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त जो भी हमारे जो भी संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों पर आधारित होता है जो हमारा सेक्टर, उस सेक्टर को बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर। तो उसकी जो गतिविधियाँ हैं उनके बारे में आपने लिखना होता है इसमें। तो डेयरी एक प्राथमिक गतिविधि है। कारण दे यानी जो डेयरी होती है हमारी, उसको प्राथमिक गतिविधि के अंदर अंतर्गत क्यों रखा गया है? क्या रीज़न है इसके पीछे? तो आपने जो आंसर लिखना है अपना, उसमें आप लोग एक लॉजिक भी इसके पीछे बताओगे या फिर रीज़न बताओगे कि क्यों डेयरी को प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत रखा गया है। डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं, अतः इसका उत्पाद दूध भी प्राकृतिक उत्पाद है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, इसलिए डेयरी जो है वो एक प्राथमिक गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि तथा संबंधित क्षेत्र भी कह सकते हैं। कृषि क्षेत्र क्यों इसको बोला जाता है? मेनली क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में जो संसाधन मौजूद होते हैं, नॉर्मली उस वे जो गतिविधियां हैं हमारी, वो किसके अंदर आती हैं? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। उनसे ही उन्हीं की क्रियाकलापों पर जो हमारा ये सेक्टर है वो डिपेंडेंट होता है। That's why it is known as agriculture sector also. द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र में वे गतिविधियां हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को मनुष्य अथवा मशीनरी द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। मान लीजिए आपने कपास उगाया है, तो कपास आपका क्या है? प्राथमिक गतिविधि है। कपास को उगाना क्या है? प्राथमिक गतिविधि है। कपास क्या है? एक नेचुरल वो जो प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। तो अभी उस नेचुरल प्रोडक्ट को, उस प्राकृतिक उत्पाद को आप मशीनरी की या फिर मनुष्यों की सहायता से जब आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, उसकी शेप को, उसकी साइज़ को चेंज करते हो, या फिर उसका जो है रॉ मटेरियल से तैयार माल में आप उसको बनाते हो, तो वो क्या हो जाता है? हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है हमारी ये गतिविधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय क्षेत्र के कोई 2 उदाहरण दो, कोई एग्जाम्पल दो। जैसे कार का निर्माण, कुर्सी का निर्माण, तो ये सारे क्या हैं? हमारे द्वितीय क्षेत्र के एग्जाम्पल हैं। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? ये वे क्षेत्रक हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करते हैं। अब देखिए, आपने जो आपकी प्राथमिक गतिविधि है उसमें आपने कपास को उगाया, ठीक है। सेकेंडरी जो आपकी आती हैं, यानी द्वितीय क्षेत्रक जो आता है, उसमें आप क्या करोगे? इस कपास से मान लीजिए आपने कपड़ा बना लिया है, ठीक है। तो कपास से कपड़ा बनना तो प्राथमिक से द्वितीयक में आ गया। अभी जो हमारा तृतीय क्षेत्रक होता है वो क्या करता है? विकास में मदद करता है। किसके? इन दोनों सेक्टर्स के।
ठीक है जी। विकास में मदद कैसे? जैसे बैंकिंग, व्यापार, संचार। अब वो जो आपने कपड़ा बनाया है उसका आपने व्यापार करना है, उस व्यापार के लिए आपको परिवहन की सुविधाएं चाहिएंगी, संचार की सुविधाएं चाहिएंगी, तो वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहा जाता है, यानी इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है जी, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सकल घरेलू उत्पाद को, जीडीपी को यानी ग्रॉस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मापने के लिए कौन सी संस्था है? केंद्रीय सरकार के अधीन मंत्रालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार वस्तुएं क्या हैं, यानी तैयार वस्तुएं किसको बोला जाता है? तैयार वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपयोग के लिए तैयार होती हैं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हो, डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो उन चीज़ों को, उसको क्या बोला जाता है? तैयार वस्तुएं या फिर तैयार उत्पाद बोला जाता है, जैसे कि पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं यानी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इंटरमीडिएट नाम से पता चल रहा है बीच में होगा, तो ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का मापन करते समय केवल तैयार वस्तुओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है, क्यों? यानी जब भी जीडीपी को मेज़र किया जाता है, उस जीडीपी में हम लोग सिर्फ तैयार वस्तुओं का मूल्य शामिल करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, यानी जो बीच में वस्तुएं हमने यूज़ की हैं उनका जो मूल्य है वो तो जो हमारा तैयार माल होगा उसमें इंक्लूड होगा ना। जैसे कि जो कपास है हमारा, वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट हो गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। कैसे इंटरमीडिएट हो गया? क्योंकि कपास से हमने कपड़ा बना लिया, तो जो कपड़ा बना है उसके लिए इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? कॉटन हुआ। ठीक है, जो वो कपास हुआ, तो अभी उस कपास का जो भी खर्च होगा वो तो इंक्लूड होगा ना हमारे उस कपड़े में, उस क्लॉथ में। ठीक है, तो कॉटन फैब्रिक का जो भी अमाउंट है वो इंक्लूडेड है उस कपास के कच्चे माल में, इसलिए जीडीपी में सिर्फ इंक्लूड किए जाते हैं हमारे तैयार वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र की विकास दर अधिकतम है? यानी जो डेवलपमेंट रेट है वो कौन से सेक्टर का ज़्यादा है? तो वो टर्शरी सेक्टर का ज़्यादा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्रक है? सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक देता है। काम करने का अधिकार क्या है? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो काम करने का अधिकार वो अधिकार होता है जिसमें उन सभी लोगों को जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हों और वो कैपेबल हों इस चीज़ के लिए, उसको क्या बोला जाता है? काम करने का अधिकार बोला जाता है। ठीक है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है, कोई दो कारण दो। यानी कि ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत जो अनऑर्गेनाइज्ड है, संगठित नहीं है, असंगठित है, उन लोगों को संरक्षण, लोगों इन द सेंस उन श्रमिकों को, उस लेबर को जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसको संरक्षण और सहायता की ज़रूरत है। क्यों? क्या कारण है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं दी जाती। अब वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती जो उचित है। काम करने की परिस्थितियाँ वहाँ पर बहुत ख़राब होती हैं क्योंकि वो लोग जो हैं ऑर्गेनाइज नहीं हैं। आपने वो सुना होगा ना कि जब जो सारी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। देखिए, आपने झाड़ू देखा होगा, झाड़ू में जो स्टिक्स होती हैं, ब्रूम, झाड़ू यानी कि ब्रूम, आपने ब्रूम देखा है जी, झाड़ू देखा है। झाड़ू में जो स्टिक्स होती हैं अगर वो अलग अलग हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वही जो स्टिक्स हैं हमारी वो एक साथ ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? वो एक मतलब वैल्यूएबल चीज़ बन जाती है ना। तो सेम ऐसे ही जो लेबर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है
उसको ज़रूरत है संरक्षण की। क्यों? क्योंकि उचित मज़दूरी उनको नहीं दी जाती और दूसरा क्या फैक्टर है, उनको जो काम करने की परिस्थितियाँ मिलती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्रक क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक वो क्षेत्रक है जिनका नियंत्रण तथा प्रबंधन सरकार के हाथ में होता है, जैसे कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे जो है वो क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्रक है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो किसके हाथ में होता है? भारत सरकार के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर क्षेत्रकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किस आधार पर करेंगे हम लोग? परिसंपत्तियों का स्वामित्व। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई ने सितंबर 2010, 2012 और 2014 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ? 2005 में। ये भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहारा वायुसेना तथा BSES किसके उदाहरण हैं? निजी क्षेत्र के। ठीक है जी, ये भी पूछा हुआ है। निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है हमारा, तो उसका मेन गोल क्या है? उसका मेन पर्पस तो होता है जी प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सरकार नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार प्रदान करने में सफल रहती है तो क्या होगा? सफल नहीं, सॉरी, असफल रहती है, यानी नरेगा की हमने बात करी है। अगर आपको नहीं पता नरेगा क्या है तो उसके लिए मैं एक पहले ही वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ, आप लोग वो चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, सो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो अगर नरेगा में 100 दिन का काम सरकार नहीं दे पाती तो उसके बदले में क्या करते हैं? उनको बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो वो आप पूछ सकते हो फ्रीक्वेंटली, नो इशू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।